आज की क्लास में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज अध्याय नंबर 7 नैपकिन प्रेजेंटेशन 6 थर्ड पार्टी इनविटेशन के बारे में हम बात करेंगे। थर्ड पार्टी इनविटेशन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। ये कुछ इस तरह से काम करता है जहां आप अपनी बात किसी व्यक्ति से कहना चाहते हो, वो सीधे कहने की आवश्यकता नहीं होती, परोक्ष रूप से वो बात उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है। और वही सबसे अच्छा तरीका भी है। उसमें होता ये है कि किसी भी व्यक्ति को सीधे कहने से कई बार उसकी सोच पर, उसके समझ पर एक चोट पहुंचती है। लेकिन यदि वही बात उसको दूसरे रूप में कह दी जाए, यानी कि अ, अप्रत्यक्ष तरीके से कह दी जाए, तो शायद उसके उस बात को मानने की संभावना अधिक होती है। यहाँ मैं अब सीधे चैप्टर पढ़ने की तरफ आगे बढ़ता हूँ। इस प्रेजेंटेशन का विषय है प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग और स्पॉन्सरिंग में एक डिफरेंस समझ लेते हैं हम लोग। स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है ऐसे लोगों को जिनको कि आप खुद लाकर उनके नीचे, अपने नीचे लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आप इस मुट्ठी के समान हैं खुद, और आपके नीचे एक व्यक्ति आपने लगाया, ये स्पॉन्सर करना हो गया। फिर दूसरी लेग में एक और व्यक्ति लगाया, स्पॉन्सर करना हो गया। तीसरी लेग में एक और व्यक्ति लगाया, स्पॉन्सर करना हो गया। चौथी, पांचवी, इस तरह से जब आप 5 लाइन्स अपनी शुरू कर देते हो, मान लो आप 2 से शुरू करते हो, तो आपके दो दो आपने स्पॉन्सर किए। स्पॉन्सरिंग हमारे आरसीएम में, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कहा जाता है कि जस्ट आपके नीचे जो व्यक्ति लगाया वो स्पॉन्सरिंग है। अगर कई बार ऐसा होता है कि नीचे से नीचे वाले व्यक्ति के नीचे भी आप कुछ किसी व्यक्ति को खुद जोड़ देते हो, तो वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग होती है। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब आप लगातार लोगों से बात करते हैं, आप लगातार अपनी लिस्ट के लोगों से बात करते हैं और उन्हें लगातार बिजनेस में लाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस प्रक्रिया को प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। तो आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे होते हैं, और जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे होते हैं वो आपका प्रोस्पेक्ट होता है। इस तरह से अगर जी धर्मेंद्र से कुछ, हाँ, इस तरीके से हम बात करेंगे कि एक मिस्टर ए को आपने ज्वाइन कराया, और मिस्टर ए के नीचे मिस्टर बी को भी आप ही ने ज्वाइन ज्वाइन कराया। तो एक्चुअल में मिस्टर बी मिस्टर ए के स्पॉन्सर हैं, लेकिन आपके प्रोस्पेक्ट हैं। आप उसके नीचे जितनी भी ज्वाइनिंग कराने चले जाएंगे, आपके द्वारा वो व्यक्ति जो ज्वाइन कराया गया है वो बिजनेस में प्रोस्पेक्ट है। हालांकि आपने उसे सीधे स्पॉन्सर भी किया है, मगर फिर भी वो उसके जस्ट ऊपर वाले व्यक्ति का स्पॉन्सर समझा जाएगा। तो प्रोस्पेक्टिंग हमेशा चलती रहती है। प्रोस्पेक्टिंग ऐसी है, मैं इसको कुछ अभी इसमें आगे, और जब बात चलेगी आगे बढ़ेगी तो उसमें हमें पता लगने लग जाएगा कि वो क्या क्या बात कहना चाह रहे हैं। मैं इसे पढ़ता हूँ। इस प्रेजेंटेशन का विषय है प्रोस्पेक्टिंग, जो दरअसल समुद्र में जहाज प्रेजेंटेशन के साथ जुड़ी है। समुद्र में जहाज पीछे हमने पढ़ा अभी, उसके साथ जुड़ी हुई है। अधिक सरलता से कहें तो हम प्रोस्पेक्टिंग को थर्ड पार्टी इनविटेशन कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आपके सभी लोग ये जान लें कि थर्ड पार्टी इनविटेशन क्या होता है और इसे कैसे किया जाता है। व्याख्या। अगर मैं केरल को जानता हूँ, केरल कोई लेडी है, उनका नाम है। अगर मैं केरल को जानता हूँ तो मैं जाकर उसे सीधे यह नहीं पूछता कि क्या वह थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाने में रुचि रखती है। कई बार लोग इससे बुरा मान जाते हैं। मैं इस वजह से यह नहीं कहता करता हूँ क्योंकि भले ही केरल कुछ अतिरिक्त धन कमाना चाहती हो या उसे उसकी जरूरत हो, तब भी वह शायद सोचेगी कि मैं सोचूं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, और वह कहेगी नहीं, मेरी दरअसल कोई रुचि नहीं है। लोग इसमें झिझक करते हैं। वो इसे अपनी इंसल्ट के तौर पर देखते हैं कि कोई ये माने कि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन अक्सर जब भी आप कोई ऐसी बात कहने जाएं तो लोग कहते हैं नहीं, अभी पैसा नहीं है। और जैसे ही लेकिन आप कमाई की बात करने चले जाएंगे तो उन्हें उसके ऊपर थोड़ा लगता है कि ये उनके अहम के ऊपर एक चोट है। एक सेकंड रुकिएगा। तो उन्हें लगेगा कि ये उनके अहम के ऊपर एक चोट है। तो इससे बचना बचना जरूरी है। मैं इसे फिर से पढ़ूंगा। व्याख्या। अगर मैं केरल को जानता हूं तो मैं जाकर उसे सीधे यह नहीं पूछता कि क्या वह थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाने में रुचि रखती है। मैं इस वजह से यह नहीं करता हूं क्योंकि भले ही केरल कुछ अतिरिक्त धन कमाना चाहती हो या उसे उसकी जरूरत हो, तब भी वह शायद सोचेगी कि मैं सोचूं कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, और वह कहेगी नहीं, मेरी दरअसल इसमें कोई रुचि नहीं है। अधिकतर लोगों का मना करने का एक कारण शायद यह भी हो सकता है कि हम
उन्हें कम आंक रहे हैं और वो ऐसा पसंद नहीं करते। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केरल के पास जाकर इस तरह की बात कह सकता हूँ, केरल, मैंने एक नए रोमांचक बिजनेस में काम शुरू किया है, लेकिन जब ये बोलने हम लगे तब उसमें हमारी जो है शक्ति उनको नजर आनी चाहिए। जैसे मैं थोड़ा सा इसको अलग ढंग से बोलता हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैं केरल के पास जाकर इस तरह की बात कह सकता हूँ, केरल, मैंने एक नए रोमांचक बिजनेस में काम शुरू किया है और आप मेरी मदद कर सकती हैं। क्या आप किसी को जानती हैं जो थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाने में रुचि रखता हो या दूसरे बिजनेस में जाने में रुचि रखता हो? तो ये ताकत आपके अंदर से निकलनी चाहिए उस समय पर। जब वो ताकत निकलती है तो आदमी हिलता है, वो उसको वाइब्रेशंस आती हैं और वो वाइब्रेशंस उसके लिए बहुत कमाल कर जाती हैं। उसके लिए कमाल करें, हमारे लिए भी कमाल कर जाती हैं। तो उसमें पॉजिटिविटी ज्यादा आती है। थर्ड पार्टी पर गौर करें। किसी को, मैं उससे पूछ रहा हूं कि क्या वह किसी को जानती है? इस संबंध में थोड़े प्रयोग करें। आप जिन अगले 10 लोगों से मिलें, गैस स्टेशन अटेंडेंट, पंसारी, नाई, क्लीनर्स आदि, उनसे पूछें कि क्या वे किसी को जानते हैं जो थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहेगा। इसके बाद बस उनकी प्रतिक्रिया देखें। उनकी प्रतिक्रिया आपको कुछ बता देगी। अधिकतर समय उनकी प्रतिक्रिया शायद यह होगी, यह क्या है? वे यह क्या है इस कारण से कहते हैं क्योंकि वे जिस व्यक्ति को जानते हैं जो थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाना पसंद करेगा, वे वह खुद हैं। वे तो बस निर्णय लेने से पहले इसके संबंध में थोड़ा अधिक जानना चाहते हैं। जब वे कहते हैं ये क्या है, तो उन्हें तुरंत जानकारी का बड़ा इंजेक्शन ना लगाएं। तो उन्हें तुरंत जानकारी का बड़ा इंजेक्शन ना लगाएं। कुछ लोग इस बात पर नाराज हो जाते हैं अगर उन्हें 1.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए किसी दूसरे के घर खींच कर ले जाया जाए और उन्हें जरा भी पता ना हो कि वहां क्यों जा रहे हैं। कुछ कंपनियां अपने लोगों को कुछ न कहने का प्रशिक्षण देती हैं। आपको भी कुछ नहीं कहना है। आपको तो उनसे उचित समय लेना है। कैसे थोड़ी बताया जाएगा? आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। इसको बताने में थोड़ा सा समय लगेगा। आप ये बताइए किस समय आप फ्री हैं? क्या मैं शाम को आ जाऊं या आप मेरे पास आ जाएंगे? या कल सुबह हमारे यहाँ एक प्रेजेंटेशन है, आप उस समय फ्री हैं? आपके पास कोई और कौन सा समय है? तो इस तरह से जब हम करते हैं तो उन्हें उन सब चीजों का पता लगने लगता है कि हाँ, ये कुछ ऐसे बिजनेस में है जो कि जिसे ये सीरियस रूप से कर रहे हैं। और सीरियस रूप से करते हुए हमें देखते हुए वो भी समझ पाते हैं कि हाँ, उनका भविष्य हमारे हाथों में उचित है और सुरक्षित है, तो वो हमारे साथ काम करना चाहेंगे। मैं फिर से इसे आगे लेके चलता हूँ कि अगर उन्हें 1.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए लेके जाएं, यानी हम उनको बोलते हैं बस थोड़ी देर का काम है, 10 मिनट 5 मिनट में बात हो जाएगी। आप एक काम करो, आप चलो मैं आपको बताता हूँ या बताती हूँ, आप लेके चले गए और उनका 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा कहाँ गया पता ही नहीं लगा। वो आदमी दोबारा आपसे कभी मिलना ही नहीं चाहेगा। ऐसा बहुत से लोग करते हैं हमारे यहाँ पर। वो बस उनको ले जाते हैं, बस थोड़ी देर का काम है, मीटिंग है, बस आधे घंटे की, तुम बैठना फिर चले जाना। हम भी करते हैं कई बार, तो ये गलत है। अभी नहीं करना चाहिए। हम इनको कहना चाहिए स्पष्ट रूप से। मैं कठोर हो गया हूँ कि देखो भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद आपकी इच्छा है आपने रुकना है या चले जाना है, क्योंकि तब तक उसको समझ में आने लग जाएगा कि वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। लेकिन एक और बड़ी बात होती है, जब मीटिंग खत्म होती है तो उसके बाद एक व्यक्ति को पकड़ के जरूर पूछा जाता है कि आपको कैसा लगा, आपको इसमें क्या चीजें समझ में नहीं आई और क्या नहीं आई। मैं आगे बढ़ता हूँ। जब वे कहते हैं कि ये क्या है, तो उन्हें तुरंत ही जानकारी का बड़ा इंजेक्शन ना लगाएं। कुछ लोग इस बात पर नाराज हो जाते हैं कि अगर उन्हें 1.5 घंटे के प्रेजेंटेशन के लिए किसी दूसरे के घर खींच कर ले जाया जाए और उन्हें जरा भी पता ना हो कि वे वहां क्यों जा रहे हैं। कुछ कंपनियां अपने लोगों को कुछ न कहने का प्रशिक्षण देते हैं और कहते हैं घेर घोट के आदमी को ले आओ इधर। जब वे आपसे पूछें तो आपका जवाब यह होना चाहिए, क्या आप मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में कुछ जानते हैं? वे या तो हाँ कहेंगे या फिर नहीं। अगर वे हाँ कहते हैं तो उनसे पूछें कि वे इसके बारे में क्या जानते हैं। उनसे एमएलएम के बारे में सामान्य चर्चा करें। अध्याय 1 एमएलएम की प्रस्तावना को देखें, उसे दोबारा पढ़ें, उसे समझें, उसे कंठस्थ करने की कोशिश करें। मल्टी लेवल मार्केटिंग से जुड़ने की विशेषताओं और लाभों का जिक्र करें। इसके बाद उन्हें अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करें अगर उनकी अभिरुचि हो, ताकि वे उस खास प्रोग्राम पर एक नजर डाल सके जिसमें आप हैं। उनके सामने स्पष्ट कर दें कि उन्हें पूरी कहानी बताने में यही कोई 1 घंटे का समय लगेगा।
सड़क के किसी नुक्कड़ पर जब वे काम कर रहे हों, उस वक्त प्रोग्राम को बंदूक की गोली की तरह उनके दिमाग में डालने की कोशिश ना करें। अगर उन्होंने पूरी कहानी नहीं सुनी तो वे दुविधा में पड़ जाएंगे। तब उनके पास नहीं कहने लायक दुविधापूर्ण जानकारी होगी और हाँ कहने लायक पर्याप्त जानकारी नहीं होगी। ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी हमारे लिए। अगर आप अपने लोगों को उसी तरह प्रशिक्षित करते हैं जैसा आपको बताया गया है, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी ही नहीं होती। आप बिजनेस में जिन लोगों को लाए थे उनकी मदद करने की प्रक्रिया में आप दूसरे लोगों से टकरा जाएंगे और बातें करने लगेंगे। मैंने किसी को ज्वाइन कराया, वही मुझे किसी के पास ले जाएगा, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन वो तब ले जाएगा ना जब मैं उसे सिखा दूंगा। तो सबसे पहली बात, हमें हमारी ज्यादातर शक्ति अपने द्वारा ज्वाइन कराए गए लोगों को ये सिखाने में लगानी चाहिए कि उन्हें आगे कैसे सिखाना है और कैसे काम करना है। फिर वो करने लगेंगे तो हमें उनकी मदद करनी है। इन लोगों से टकराने पर आप उनसे मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में बात करना चाहेंगे ताकि अपने प्रोग्राम से उन्हें परिचित करा सकें। अधिकतर लोग इससे कतराते हैं क्योंकि उनके मन में कुछ डर होते हैं। इन डरों की जड़ यह विचार है कि सामने वाला व्यक्ति उन्हें नहीं कह देगा। इसे अस्वीकृति का डर कहा जाता है, स्वीकार नहीं करने का डर कहा जाता है। ना कर देंगे, वो हमारी बात नहीं मानेंगे, इस प्रकार का डर कहा जाता है कि मेरी बात नहीं मानेगा भाई वो। हाई स्कूल का डांस इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक लड़का पहली बार किसी डांस में जाता है, वह हॉल के पार चल के जाता है और अपने साथ डांस के लिए किसी एक लड़की से पूछता है, जिस पर वह इनकार कर देती है। जैसे अ, बाहर देशों में शिक्षा का एक अलग तरीका है, और हम लोग भी जानते हैं हमारे भी देश में 11वीं 12वीं में फेयरवेल पार्टी होती है। तो फेयरवेल पार्टी अलग अलग स्कूलों में अलग अलग तरीके से होती है। उसमें लड़के लड़कियां बाद में एक पार्टी करते हैं, डांस पार्टी कर रहे होते हैं। तो लड़का सामने लड़की को प्रपोज करना चाहता है डांस के लिए, लड़कियां उधर खड़ी हैं वो इधर खड़ा, तो यहाँ से जाकर वो प्रपोज करता है, कुछ इस प्रकार का वहाँ कल्चर है। तो अपने साथ डांस के लिए एक लड़की से पूछता है जिस पर वह इनकार कर देती है, तो वह लड़का अस्वीकृति को दिल पर लेकर मुड़ता है और वापस चलकर आता है और दोबारा कभी किसी लड़की के साथ डांस करने के लिए नहीं पूछता। वह कसम खा सकता है कि पूरे ऑडिटोरियम में हर किसी ने उसे अस्वीकृत होते देख लिया है। दरअसल किसी को भी अस्वीकृत होना अच्छा नहीं लगता, वो नहीं करना चाहेगा इस काम। तो अगर उस व्यक्ति की सोच इस प्रकार की है, उस बच्चे की सोच इस प्रकार की है, तो वह वो उस रात किसी भी लड़की के साथ डांस नहीं कर पाएगा और वो खाली हाथ आ जाएगा। दूसरे किस्म का लड़का किसी लड़की से डांस करने के लिए पूछेगा, और अगर वह इनकार कर देगी तो वह अगली लड़की से पूछेगा, और फिर अगली लड़की से, और वह लड़का रात भर डांस करता रहेगा क्योंकि उसे अस्वीकृत होने से डर नहीं लगता। उसे इस बात का पता है कि सब लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। उसे इस बात का पता है कि सब लड़कियों के साथ वो डांस भी नहीं कर पाएगा। तो जो उसके दिमाग से मेल खाएगी, जो उसकी सोच से मेल खाएगी, वो हाँ कर देगी और सर डांस करेगा। यही बात हमारे साथ भी है कि जो हमारे बिजनेस से और हमारी सोच से मेल खाएगा वो व्यक्ति हमारे साथ चल पड़ेगा। जो नहीं मेल खाएगा, जो करना ही नहीं चाहेगा, बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि कल मैं शाम को एक जगह था, तो वहाँ मैंने देखा कि हर घर के बाहर गली में लेडीज और इवन जेंट्स भी बैठे हुए फालतू की बातें कर रहे हैं, बहुत सारा समय व्यतीत कर रहे हैं। तो उनके पास समय बिताने के लिए बहुत सारा है क्योंकि उनके पास अपने भविष्य को लेकर चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। वो चीजों को जानते भी नहीं है और जानना भी नहीं चाहते हैं। तो वो खाली जहाज हैं। ऐसे लोगों से तो बात करना भी अपने समय को बर्बाद करने के बराबर होगा। हमें तो अपने बिजनेस के से में फिट होने वाले लोगों की जरूरत है, जो उसे समझ सकें, जो उसके साथ चल सके। तो हमें तलाश रखनी है और ऐसे लोगों के साथ उलझना नहीं है। जल्दी से आगे निकल जाना है ताकि आप ऐसे लोगों के पास पहुंच सके जो चांदी के जहाज हैं, जो सोने में परिवर्तित होने के लिए तैयार हैं। सो अस्वीकृति के डर से उबरने के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपने दिमाग के साथ एक चाल चलें ताकि अधिक लोगों से बात कर पाए। ऐसा करने के लिए अपने मन में यह चित्र देखें कि आप एक बंदरगाह पर खड़े हैं। याद रखें, अगर आप अपने जहाज के आने का इंतजार कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपना जहाज पहले ही भेज चुके हैं। अब यहाँ जहाज का इंतजार करना, जहाज भेज देना, ये कुछ पहली जैसी चीज लगती है। मैं बताता हूँ, अगर आपने 10 लोगों से प्रोस्पेक्टिंग की है
तो उनके दिमाग में आपने नेटवर्क मार्केटिंग की बात पहुंचा दी है, तो इसका मतलब आपने जहाज भेज दिया है और आप इंतजार कर रहे हैं कि उनमें से किसी का आपके पास रिवर्ट आएगा, यानी कि जवाब आएगा, या आप फॉलोअप करने जाएंगे और देखेंगे कि इनमें से कोई परिवर्तित हो जाए। तो इसका मतलब हुआ आप अपने जहाज के आने का इंतजार कर रहे हैं। और आने का इंतजार तो तभी कर सकते हैं ना जब आपने कोई जहाज भेजा हो। एक व्यक्ति बैठा है घर में और वो जैसा था वैसे ही बैठा है, और वो कभी किसी से मिला ही नहीं, उसने किसी को प्लान दिखाया ही नहीं, कभी किसी को बताया ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो उसके पास उसका कौन ज्वाइन करेगा। तो ये बात उनके लिए लिखी गई है कि अस्वीकृति के डर से ना घबराएं। रेशो है 10, 7, 5, 3, 2, 1। इस रेशो के बारे में बात करें, ये रेशो एलन पीज की बुक सवाल ही जवाब हमें दी हुई है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले फिलहाल इसके बारे में बात करें। एक रेशो होती है, डरे नहीं। आपको कुछ जहाज भेजने होते हैं, अगर आपने सिर्फ एक ही जहाज भेजा है और वह भी खाली लौटाया, तो आपके जहाज के आने का फायदा ही क्या होगा। आप जितने अधिक जहाज भेजते हैं, आप समझे, जितने अधिक जहाज भेजते हैं, जितने अधिक लोगों को आप प्रोस्पेक्ट करते हैं, उतने ही बेहतर अवसर हैं कि उनमें से कुछ सोना लेकर लौटेंगे। सोना लेकर आने वाले जहाज ही तो हैं जिनके साथ आपको काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं, इसको इसको पढ़ा देता हूँ। एक मिनट, ये खत्म है, खत्म है। दरअसल अधिकतर लोगों ने कभी कोई जहाज भेजा ही नहीं, इसीलिए आपके अवचेतन में पहले से ही कुछ नहीं है जो आपको चोट पहुंचा सके। आप तो जहाज भेजने की प्रक्रिया पर गौर करें। जब आप किसी से पूछते हैं कि क्या वे किसी और को जानते हैं जो थोड़ी अतिरिक्त आमदनी कमाना चाहेगा, तो समझ लीजिए कि आपने अभी अभी एक जहाज भेज दिया है। अगर वह कहता है नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, क्योंकि आपको तो नहीं से डर लगता है ना, तो नहीं का ही जवाब सुन लीजिए। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता, तो आप कह सकते हैं ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले तो उसे, क्या आप मेरा ये फोन नंबर दे देंगे, अपना बिजनेस कार्ड उसे थमा दें। यानी आप अस्वीकृत नहीं हुए, क्योंकि आपने उससे नहीं पूछा कि वो करेगा या नहीं करेगा। आपने पूछा कोई करेगा, और वो व्यक्ति फिर मंथन में रहेगा, मैं करूं ना करूं, वो आपको फोन करेगा। जगह भेजने के केवल दो ही जहाज भेजने के केवल दो ही संभावित परिणाम होते हैं, या तो वह तैरेगा या फिर डूब जाएगा। अगर ये डूब जाता है तो क्या, आप तो बंदरगाह पर खड़े हैं ना। यानी आपने उस व्यक्ति से पूछा कि कोई करेगा, वो कहता है नहीं, तो क्या हुआ, अभी तक आप सेफ साइड है। आपने उससे तो नहीं पूछा ना, अस्वीकृति तो नहीं हुई ना, अभी तक तो आपने प्लान ही नहीं दिखाया। उसने मना नहीं किया है, किसी और के लिए मना किया है, तो आपका जहाज भले ही डूबे लेकिन आप सेफ हैं। अगर यह तैरता है तो बेहतरीन है, इसे बाहर भेज दें और सोना लाने वाले जहाज में बदलने में मदद करें। नेपकिन प्रेजेंटेशन 5 और 6 देने के बाद लोग आपको बताएंगे कि वे सोने वाला जहाज बनने की योजना बना रहे हैं। जब हम उनको ये बताएंगे, उनके मन से अस्वीकृति का डर निकालेंगे, तो वह खुद काम करने लगेंगे। वे आपको इस कारण यह बताते हैं क्योंकि आपने अभी अभी उनसे कहा कि आप केवल सोने के जहाजों के साथ काम करते हैं, और वे चाहते हैं कि आप उनके साथ काम करें। तो आपने तारीफ कर दी कि वो ही सोने का जहाज है आपके लिए, वो काबिल व्यक्ति हैं आपके लिए। उनके आमंत्रण को स्वीकार कर लें। यदि वो हाँ कहें, इससे आपको भी फायदा होगा। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ, लेकिन मैं एक चीज को फिर से वापस कहता हूँ, वो मुझे कहनी बहुत जरूरी है, ये वाली बात। इसके बाद उन्हें अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित करें, अगर उनकी अभिरुचि हो, ताकि वे उस खास प्रोग्राम पर एक नजर डाल सकें जिसमें आप हैं। उनके सामने स्पष्ट कर दें कि उन्हें पूरी कहानी बताने में यही कोई 1 घंटे का समय लगेगा। ये बताने से ना घबराएं। सड़क के किसी नुक्कड़ पर या जब वे काम पर हों, उस वक्त प्रोग्राम को बंदूक की गोली की तरह उनके दिमाग में डालने की कोशिश ना करें। अगर उन्होंने पूरी कहानी नहीं सुनी है तो वे दुविधा में पड़ जाएंगे, तब उनके पास नहीं कहने लायक दुविधापूर्ण जानकारी होगी, और हाँ कहने लायक पर्याप्त जानकारी नहीं होगी। बहुत ध्यान रखना है हमें इन बातों का। ये एक ट्रेनिंग मैनुअल है जिसे हम पढ़ रहे हैं, और हमें अब इसी तरीके से काम करना है। सो थैंक यू सो मच। आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और फिर दोबारा मिलते हैं अगले वाले क्लास।